नमस्कार, स्वागत है आपका। उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे खबरों के सफर का आगाज। इस वक्त की बड़ी खबर, बॉर्डर पर तनाव के बीच बढ़ गई है हलचल। इस वक्त की बड़ी खबर, बॉर्डर पर तनाव के बीच बड़ी हलचल। नेपाल आर्मी चीफ ने किया काला पानी का दौरा। नेपाल के आर्मी चीफ पूर्ण चंद्र थापा का दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत सीमा पर ताजा हालात की जानकारी ली। काला पानी से लेकर भारत के साथ है विवाद। बड़ी खबर इस वक्त की, नेपाल आर्मी चीफ ने किया काला पानी का दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड की सीमा पर बढ़ाई गई सेना। नेपाल के आर्मी चीफ पूर्ण चंद्र थापा का दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत सीमा पर ताजा हालात की जानकारी ली। तो काला पानी को लेकर भारत के साथ है विवाद। इस वक्त की बड़ी खबर, बॉर्डर पर तनाव के बीच बढ़ रही है हलचल। इस वक्त की बड़ी खबर, नेपाल आर्मी चीफ ने किया काला पानी का दौरा। नेपाल के आर्मी चीफ ने दौरा किया है। बॉर्डर पर तनाव के बीच हलचल बढ़ने की खबर। पिथौरागढ़ बॉर्डर पर तनाव के बीच हलचल बढ़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर, नेपाल आर्मी चीफ ने काला पानी का दौरा किया। नेपाल के आर्मी चीफ पूर्ण चंद्र थापा का काला पानी का दौरा। भारत सीमा पर ताजा हालात की जानकारी उन्होंने ली। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुक करेंगे संवाददाता योगेश पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, आपसे जानना चाहेंगे, बड़ी खबर मिल रही है, बॉर्डर पर तनाव के बीच हलचल बढ़ रही है। नेपाल आर्मी चीफ ने काला पानी का दौरा किया है, क्या ताजा जानकारी मिल रही है? लवी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे चीन ने अभी ये लद्दाख में इस तरीके की हरकतें करी हैं, तो उसी के तहत आज नेपाल सेना के सेना प्रमुख पूर्ण चंद्र थापा और उनके साथ सीमा प्रहरी के आईजी शैलेंद्र खैनाल और डीआईजी नेपाल प्रहरी सुदूर पश्चिम प्रदेश में ये धारचूला वाला क्षेत्र आता है, उत्तम सुवेदी ने आज हेलीकॉप्टर के द्वारा यहाँ पे दौरा किया है। और ये नेपाल की तरफ से जो छांगरू क्षेत्र है, अपने बॉर्डर पे जो रास्ता उसका बन रहा है, उसका निरीक्षण करने के बाद उनने अपने छांगरू क्षेत्र, सुनसेरा, घटिया बगड़, इन क्षेत्रों का दौरा किया है। और इस दौरे में इनका अपनी जो वहाँ पे बीओपी ने अभी बनाई है, उसमें अपनी आर्मी सेना से और प्रहरियों से इनने मुलाकात की। जो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे पिथौरागढ़ संवाददाता योगेश पाठक, अपडेट दे रहे थे। सीमा पर ताजा हालात को लेकर जानकारी ली है। काला पानी को लेकर भारत के साथ जो विवाद है, वहां का दौरा किया है नेपाल के आर्मी चीफ ने। बढ़ेंगे आगे। चीन के बारे में कहावत है कि वो भरोसे के लायक नहीं है। चीन ने लद्दाख में जो किया, उससे ये कहावत एक बार फिर से सही साबित हुई है। चीन के दुस्साहस के बाद उत्तराखंड में चीन से लगती सीमा पर हलचल बढ़ गई है। जोशीमठ में आईटीबीपी की टुकड़ियों की चीन बॉर्डर की तरफ रवाना उनको किया गया। इसके साथ ही जोशीमठ में सब एरिया क्षेत्र की को छावनियों पर अलर्ट किया गया है। भारत और चीन के बीच लद्दाख की गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद उत्तराखंड में चीन से लगती सीमा पर हलचल बढ़ गई। लद्दाख में चीन ने जो हरकत की, उसे देखते हुए भरोसा नहीं किया जा सकता कि चीन की मंशा क्या है। इन सभी स्थितियों को देखते हुए जोशीमठ में आईटीबीपी की टुकड़ियों को बॉर्डर की तरफ रवाना किया गया है। मौजूदा घटनाक्रम को लेकर जानकार मानते हैं कि चीन भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है। जिस हिसाब से गलवान वैली में आए और फिंगर्स एरिया में आए, बाद में एग्री करके कि पीछे कर जाएंगे पर हटे नहीं। ये चाइना जो ये कार्रवाई कर रहा है, ये सिर्फ बॉर्डर तक लिमिटेड नहीं है। चाइना का कोई बड़ा गेम प्लान है। वो उनकी एक पॉलिसी अभी जो क्लियर नजर आ रही है कि वो इस पॉलिसी में बिलीव कर रहे हैं, या आप हमारे साथ हैं या हमारे बिल्कुल अगेंस्ट है। कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के फॉरवर्ड सेक्टर में आर्मी की मदद के लिए चिन्यालीसौड़ में वायुसेना भी एक्टिव मोड में। जोशीमठ के सीमांत इलाके बाड़ाहोती में चौकसी बढ़ा दी गई। इस इलाके में भी चीन कई बार घुसपैठ कर चुका है। के ऊपर कैसे हमला करे, जमीनी और तरीके से क्या क्या तरीके हैं, तो उनको सबसे इजी तरीका लगा कि बॉर्डर पे भारत को परेशान करो। तो उन्होंने उसी तरीके से फिंगर 4 तक आ गए, गलवान में आ गए और उससे पहले नाकुला में आए। ये लोकलाइज नहीं है, ये बड़े लेवल पे फैसला लिया गया है। चमोली जिले में माणा, बाड़ाहोती, रिमखिम,
नीति और उत्तरकाशी में नीलोंग वैली के साथ ही भैरों घाटी तक सेना की मूवमेंट बढ़ गई। जोशीमठ सब एरिया क्षेत्र की छावनियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो लद्दाख में मई महीने से तनाव की स्थिति है, मगर सोमवार को स्थिति कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई। मगर पीएम मोदी ने साफ कह दिया है कि हम किसी को बेवजह उकसाते नहीं हैं और भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा करना जानता है। भारत और चीन सीमा पर मई के महीने से जारी तनाव अब और बढ़ गया है। सोमवार रात भारत और चीनी सैनिकों के बीच गलवान घाटी के पास हिंसक झड़प हुई। 6 जून के बाद से ही दोनों देशों के बीच कई राउंड की बैठक हुई, जो कि सेना के बड़े स्तर लेवल की बैठक थी। इन्हीं बैठकों में तय हुआ था कि दोनों देशों की सेनाएं कुछ हद तक पीछे हटेंगी। भारत की मांग थी कि अप्रैल से पहले जैसी स्थिति को लागू किया जाए, मगर चीन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पीएम मोदी ने देश की खातिर शहीद हुए वीर जवानों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। साथ ही पीएम ने चीन को साफ चेतावनी दी कि भारत उकसाने पर जवाब देने में सक्षम है। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। चालबाज चीन का ये रवैया उत्तराखंड से लगती सरहद पर भी कई बार सामने आ चुका है। जोशीमठ में बाड़ा होती इलाके में चीन के हेलीकॉप्टर कई बार घुसपैठ कर चुके हैं। मुलारी घाटी में स्थित बाड़ा होती में चीन 4 साल के भीतर 10 बार घुसपैठ कर चुका है। 2014 से 2018 तक बाड़ा होती में चीन ने 10 बार घुसपैठ की है। हालांकि उसे हर बार आईटीबीपी के जवानों ने नाकाम कर दिया। वो भारत जिसने 1971 में दुनिया के नक्शे पर वीरता की नई मिसाल कायम कर एक राष्ट्र का अभ्युदय किया, वो भारत जिसने 1965 की लड़ाई में इच्छोगिल नहर तक पाकिस्तान को खदेड़ा, वो भारत जिसने कारगिल की पहाड़ियों से पाकिस्तान को खदेड़ा, वह अपनी एक एक इंच जमीन चीन से वापस लेगा और सारा देश एकजुट होकर के अपनी सेना के पीछे खड़ा है। लद्दाख में तनाव की स्थिति को देखते हुए बाड़ा होती में सेना और आईटीबीपी सतर्क है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गलवान वैली में शहीद हुए देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। हमारे सैनिकों ने अपनी जो शहादत दी और जिस तरह से उन्होंने बदला चुकाया है, मैं समझता हूँ कि चीन की समझ में आ जाना चाहिए कि वो भारत अब नहीं है, 1962 का भारत नहीं है, 2020 का भारत है। भारत की सेना किसी का भी मुकाबला कर सकती है। चीन की एक गलतफहमी दूर होनी चाहिए। उत्तराखंड में चीन से लगती चीन की सीमा की लंबाई करीब 345 किलोमीटर लंबी है। इसमें से चमोली जिले में ही 100 किलोमीटर लंबी चीन की सीमा पड़ती है। बाड़ा होती 10 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा एक चारागाह है। स्थानीय लोग वहां अपने मवेशी लेकर आते हैं। इस दौरान कई बार उनका चीनी सैनिकों से सामना भी हुआ है। देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं चीन की हिमाकत के खिलाफ पौड़ी के पूर्व सैनिकों में काफी गुस्सा है, नाराजगी है। पूर्व सैनिकों का कहना है कि भारत को चीन को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। पौड़ी के लाल जसवंत सिंह रावत ने 1962 के युद्ध में अकेले ही चीन के 300 सैनिकों को मार गिराया था। ऐसे में पूर्व सैनिकों की मांग है कि भारत को चीन से इस हिमाकत का बदला लेना चाहिए।
अब हमारे प्रधानमंत्री जी को तो इस वक्त एक ही जो है वो अपना एक वो रखना चाहिए, अपना जो है एक ही जो है वो व्रत जो है कायम रखना चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। आप अटैक नहीं करेंगे तो वो समझेगा कि हमसे डर गए। इधर बांग्लादेश भी हावी हो रहा है, उधर नेपाल भी हावी हो रहा है। वहीं कोरोना की वजह से टिहरी झील में बोटिंग के व्यवसाय से जुड़े लोगों का कारोबार ठप हो गया है। स्थानीय कारोबारियों से बात की उत्तराखंड के हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी ने। ये मेरे पीछे टिहरी झील है और 2015-16 में एक यहाँ नया कारोबार शुरू हुआ बोटिंग का। तो यहाँ के युवाओं ने एकजुट होकर बोटिंग का काम शुरू किया। पर्यटक आने लगे और 2015-16 का एक सीज़न बहुत अच्छे से चला, लेकिन उसके बाद नोटबंदी ने बीच में एक ब्रेक ला दिया। जिस तरह से जिस लय के साथ ये कारोबार चल रहा था उसमें एक बड़ा ब्रेक लगा और काफ़ी हानि यहाँ के व्यापारियों को पहुँची। इसी के साथ ही फिर मामला हाईकोर्ट में चला गया। मामला राफ्टिंग का था, लेकिन बोटिंग को भी नैनीताल हाईकोर्ट ने 2 साल तक बंद रखा। मुकदमा जीत गए और अब कोरोना की मार, व्यापार चौपट हो गया है। मैं ऐसे ही अपने कुछ व्यापारी साथियों से बात कराता हूँ। ये टिहरी झील में जो एक एसोसिएशन है बोटिंग की, उसके प्रतिनिधि हैं, वो बताएंगे किस तरह से यहाँ नुकसान हुआ है। तो उन्हीं से बात कराता हूँ, किस तरह से वो इन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, कितने लोग इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बेरोजगार हो गए हैं, आजीविका चलाना कैसे मुश्किल हो रहा है। तो मैं उन्हीं से आपको रूबरू कराता हूँ। आप अपना नाम बताइए। मैं कुलदीप पवार हूँ, टिहरी बोट यूनियन का संयोजक और संरक्षक। पवार जी, ये बताइए कि अभी इस बार कोरोना, उससे पहले हाई कोर्ट, उससे पहले नोटबंदी, और अभी आप लोगों ने मार्च में 60-60 हज़ार रुपये प्रति बोट यहाँ पर अभिकरण में प्राधिकरण में फीस भी जमा करा दी है। अभी कारोबार भी बिल्कुल बंद है, तो क्या स्थिति? निश्चित तौर से हमारे साथ एक छलावा टाइप का प्रकृति ने भी किया है और सरकारों ने भी समय समय पर किया है। हम लोगों ने 2015 में ये बोट यूनियन बनाई थी और यहाँ पर जो जिस झील को लोग डाम कहते थे, अभिशराप कहते थे, हमने इसको वरदान के रूप में यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर सरकार के लिए भी एक रोज़गार का साधन खोला और अपने लिए भी रोज़गार के साधन खोलने का एक नया आयाम शुरू किया था। 2015 में शुरू किया, व्यापार जीरो था और सब लोगों की मेहनत से, सभी लोगों के साथियों के साथ मिलकर ये व्यापार बढ़ते बढ़ते जहाँ एक भी पर्यटक टिहरी झील में नहीं आता था, वहाँ मई और जून जुलाई के सीज़न में यहाँ 5-5, 7-7 हज़ार लोग प्रतिदिन आने लगे। व्यापार अच्छा चलने लगा। एक बोट से होते होते हम लोगों ने यहाँ पर आज 100 बोटें यहाँ पर इकट्ठी कर दी हैं और एक बोट की कीमत कम से कम 15 से 20 लाख रुपए है। और जो बोट स्वामी हैं वो समकक्ष नए युवा पीढ़ी है, नया जोश था, नया हुनर था, जो हम लोगों ने यहाँ पर युवाओं ने अपनी पैसे से इकट्ठा करके सरकार से वीरचंद गढ़वाली लोन लेकर, बैंकों से लोन लेकर, कर्ज लेकर ये बोटें लेके आए थे। दूसरे साल यहाँ पर हमारा नोटबंदी का फैसला हुआ सरकार का, उससे कुछ कस्टमर आने बंद हो गए, जिससे कि उस समय हमारा व्यापार कुछ ठीक नहीं चल पाया। पहले तो हमारा बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन जब से कोरोना आया इसकी वजह से 100 बोटें, 300-400 हम मालिक, ऑपरेटर सब मिलके बिल्कुल ही बर्बाद हो गया ये। देखिए, एक विडंबना है कि प्रकृति ने जो भी किया है, जो भी परिस्थितियां बनी हैं, जो चीज़ पानी में चलती है वो आज मिट्टी पर, ज़मीन पर आकर खड़ी हो गई है। मेरे और भी व्यापारी साथी मेरे साथ हैं। आप अपना नाम बताइए। राजवीर भंडारी। भंडारी जी, सबके सामने है जो हो रहा है। कोविड-19 है, मुकदमेबाजी है, तमाम चीज़ें हैं। एक नया कारोबार, नया व्यापार यहाँ शुरू हुआ था टिहरी झील के विकसित होने के बाद। बहुत सारे लोग जुड़े थे, तो अभी सिचुएशन बहुत गंभीर है। सर, सबसे पहली बात तो यह है कि जिन लोकल लोगों ने मिल करके यहाँ पे टूरिज्म को काफ़ी सपोर्ट करके अपने पैसों से, अपनी कमाई की पूंजी लगा करके यहाँ बोटें डाली थी, जो कि हज़ारों हज़ार परिवार इस धंधे से जुड़े हुए थे। आज कोविड के आने से सारा व्यवसाय ठप हो चुका है और आप ये देख रहे हो, ये सारी बोटें हज़ारों लोगों ने लाखों रुपए पैसे लगा करके ये ज़मीन पर पड़ी हुई हैं और इनकी मेंटेनेंस की भी ये स्थिति है कि जब ये धंधा शुरू होगा तो ये बोटें चलने वाली स्थिति में होंगी भी कि नहीं होंगी। जिन लोगों ने पैसा लगाया वो पैसा कहाँ से आएगा, ये भी सोचने विषय है। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने बैंकों से पैसा लिया है, हम ये चाहते हैं कि सरकारें उनकी जो ये EMI है उसमें कुछ सरकार की तरफ से कुछ इनको राहत पैकेज दिया जाए ताकि ये इस बिजनेस को सर्वाइव कर सकें। जनप्रतिनिधियों से बात की, अधिकारियों से बात की, जो जमा पूंजी थी वो चली गई, 400-500 लोग बेरोजगार हो गए
और बहुत सारे घर जिनके चूल्हे चलते थे वो किस तरह से उनकी रोटियां सिक रही होंगी, किस तरह से आजीविका चल रही होंगी, ये तो वही जानते होंगे। फिलहाल सरकार ने अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये लोग उग्र होने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ टिहरी से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। वहीं देहरादून के रायपुर क्रिकेट स्टेडियम में टेम्परेरी कोविड अस्पताल बनाया गया है। इस अस्पताल में 2000 बेड लगाए गए हैं। वहीं आने वाले समय में इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। दरअसल उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए आने वाले समय की तैयारी के तौर पर यह किया गया है। अस्पतालों में बेड की जरूरत पड़ सकती है, इसको देखते हुए क्रिकेट स्टेडियम में टेम्परेरी कोविड अस्पताल बनाया गया है। जहां एक और पूरे देश में लगातार कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, वहीं उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहां पर भी संख्या 2000 के करीब पहुंच चुकी है। ऐसे में जो अस्पताल हैं उनमें बेड्स की कमी ना हो, इसको देखते हुए मैं इस वक्त महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर में हूं। आप देखेंगे कि टेम्परेरी अस्पताल जो है यहाँ पर तैयार किया गया है और अलग अलग जो है बेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं। और हमारे साथ जो है सीओ कुंभ इस वक्त हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कुंभ की पूरी टीम है वो जहाँ एक और कुंभ की तैयारियों में लगे हुए थे। तो कोविड का वक्त है और इस वक्त में उन्होंने पहली जिम्मेदारी अपनी समझी है कि हम उस चीज़ को तैयार करें जिसकी अभी ज़रूरत है। सर, आपका स्वागत है। और सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो पूरा यहाँ पर जो पूरा सिस्टम है उसे किस तरीके से आप बना रहे हैं सर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सर की ओर से ये निर्देश प्राप्त हुए थे, जिसपे कि ये कुंभ की टीम, जिसका आप जानते हैं कि कुंभ का नेतृत्व आईजी श्री गुंजाल सर कर रहे हैं, उनके द्वारा ये जिम्मेदारी ली गई है कि हम लगभग यहाँ पर कम से कम 4000 पेशेंट्स की यहाँ पर हम व्यवस्था इस समय की है। और फिलहाल जो है हम 1000 के लिए बिल्कुल रेडी हैं इस समय। इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि ये बेडिंग और ये आपके सामने ये नई नई चादरें जो हम सब लाए हैं, ये सब व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसके अलावा उनकी फूडिंग, स्पेशलाइज्ड लॉन्ड्री की व्यवस्था, वो लोग जो कि इस फील्ड के माहिर हैं उनके लिए लॉन्ड्री, सैनिटेशन, सफाई, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। इसके अलावा इस पूरे एरिया को वाईफाई जोन बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो मरीज़ हैं उनको एक्सपर्ट डॉक्टर्स की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनसे उनकी बातचीत करने के लिए टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। जो भी पेशेंट यहाँ पर आएंगे उनके लिए कोरोना जो कोविड के नॉर्म्स हैं, जो गाइडलाइन हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर उनको योगासन, मेडिटेशन और कुछ मोटिवेशनल लेक्चर और मूवीज़ दिखाई जाएंगे। देख रहे हैं आप, ये बड़े बड़े स्क्रीन लगे हैं। लगातार कह रहे हैं कि योगा इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। उसी को देखते हुए मैं आपको दिखाऊं तो ये रायपुर का जो स्टेडियम है उसका ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड में सफिशिएंट पूरी एक जगह है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस बनाकर योगा किया जा सकता है। तो जो भी कोविड के पेशेंट अगर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एक तो योगा किया जाएगा और ये योगा कैसे होगा इसके लिए एक पूरी तरीके से एक प्लानिंग तैयार की गई है। अगर आप मेरे इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर जो एक बड़ी स्क्रीन, आपको स्टेडियम की स्क्रीन जो नज़र आ रही है, इस स्क्रीन पर जो योग गुरु हैं, जो योग के टीचर हैं, वो ऑनलाइन जो है यहाँ पर योगा सिखाएंगे, यानी कि स्क्रीन पर वो होंगे और यहाँ पर कोविड के जो पेशेंट हैं वो ग्राउंड में होंगे। ये एक सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल की गई है कि जहाँ ये इंटरनेशनल एक स्टेडियम है देहरादून का, यहाँ पर पूरी जगह है और इस जगह का इस्तेमाल किया जा सके, ताकि आने वाले वक्त में अगर अस्पतालों में बेड्स की कमी होती है तो ऐसे में यहाँ पर जो है मरीज रह सकेंगे और उनको पूरी सुविधाएं भी मिल सकेंगी। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। और उत्तराखंड प्राइम में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा। फसल में